सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे और इन 30 प्रश्नों में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 14 से 15 प्रश्नों का होना चाहिए। यानी कि इन 30 प्रश्नों में से 14 से 15 प्रश्न अगर आप लोग कर देते हो तो आपकी जीके जीएस सामान्य ज्ञान अच्छी मानी जाएगी साथियों। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। साथियों, यहां पर अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाएगा, शुक्र को कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के ही आकार की है, यानी कि पृथ्वी के आकार का है और पृथ्वी के ही व्यास का है शुक्र ग्रह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शुक्र ग्रह से संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए, तो शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह ही पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सांझ का तारा शुक्र ग्रह, भोर का तारा शुक्र ग्रह, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। अलमाता है, प्योंगयांग है, तेहरान है या एरबिल है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर बात आई है तेहरान की, तो बात करें तेहरान किसकी राजधानी है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां पर जिक्र आया है प्योंगयांग का, तो प्योंगयांग किसकी राजधानी है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा यहां पर जिक्र आया है एरबिल की, तो एरबिल किसकी राजधानी है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे यह इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, अलमाता है, ये आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, लाला हंसराज ने या राजा राममोहन राय ने, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एंग्लो वैदिक कॉलेज है ये है कहां पर, तो लाहौर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना साथियों कब की गई, तो 1886 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा, लाला हंसराज ने ही एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की है। कहां पर की है, लाहौर में की है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग देखिए याद रखेंगे स्पेक्ट्रमी, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, स्पेक्ट्रमी स्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगर आपसे देखिए कल को यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए स्पेक्ट्रमी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका विकास किसने किया, इसको किसके द्वारा बनाया गया, तो जॉर्ज एलरी का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही इसका विकास किया था। अगला प्रश्न देखिए कि दांडी मार्च जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है, तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि साथियों दांडी मार्च को क्या कहा जाता है, नमक मार्च कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया। हुआ ऐसा था कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, नमक के ऊपर एक कर लगाया था, ठीक है, बताइए, नमक के ऊपर कर लगा दिया था। तो इस नमक कर के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया उसी को दांडी मार्च उसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, कब चलाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 1930 में चलाया गया, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, कहां चलाया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो साबरमती आश्रम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। बीएन राव को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पर देखिए आप सभी लोग कुछ बातें याद रखेंगे, ठीक है, कुछ जैसे कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा कि मुझे ये बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी लोग याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बी एन राव को नियुक्त किया गया था, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलियल अट्टम किस
प्रदेश का लोक नृत्य है? यानी कि राजस्थान का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है या केरल का है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखना होंगी, जैसे कि अगर केरल के बारे में मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से लोक नृत्य केरल से संबंधित है। कथकली आपको ध्यान रखना है और मोहिनी अट्टम आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की साथियों तो यक्षगान आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक का बहुत ही प्रसिद्ध और पूछा जाता है। उसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो कौन कौन से लोक नृत्य राजस्थान में किए जाते हैं, जैसे कि घूमर है, झूलन है, लीला है, ये सारे लोक नृत्य किससे संबंधित हैं? राजस्थान से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर की। तो जो ओलियल अट्टम है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है। देखिए आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि भाग एक में क्या है, राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग दो में बताया गया है नागरिकता के बारे में, और भाग तीन की अगर बात करें साथियों तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है भाग तीन में। ठीक है, मौलिक अधिकार। अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में ये कौन से देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से के देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि भाग दो में जो नागरिकता का जिक्र किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, राजस्थान में या गुजरात में, आपको बताना है राइट आंसर। चलिए तो क्या हो सकता है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ओडिशा में है। अगर बात करें देखिए प्राकृतिक रूप से भी बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर है, ओडिशा में है, और उत्पादन भी इसका कहां पर होता है, ओडिशा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा 2022 में जो ओडिशा से संबंधित योजनाएं हैं जो ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं ओडिशा में, वो कौन कौन सी हैं आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आशीर्वाद योजना कहां शुरू की गई, ओडिशा में शुरू की गई। बिंदु सागर सफाई योजना कहां पर शुरू की गई, तो ओडिशा में शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की जो कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है रोजगार सेतु योजना कहां पर शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। अंकुर योजना कहां पर शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई। लाडली लक्ष्मी योजना कहां पर शुरू की गई, तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। राजस्थान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में साथियों अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। अनुप्रति कोचिंग योजना कहां शुरू की गई है, राजस्थान में, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कहां पर बनाई गई है, लेह में, कारगिल में, स्कार्दू में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो लेह में बनाई गई है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि आपके सामने सबसे पहले तो राज्य दे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पर उससे उससे पहले क्या दे रखे हैं, बंदरगाह दे रखे हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है, गुजरात में ही स्थित है। लेकिन क्या मुर्मू गांव बंदरगाह जो है वो क्या महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल नहीं भाई। ये कहां पर स्थित है आप सभी लोग याद रखेंगे, ये तो गोवा में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इस क्लास को एक बार आप सभी लोग भाई शेयर कर दीजिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे, उसके बाद आप सभी लोग शेयर करेंगे। चलिए तो निम्नलिखित में से मैला आंचल किसकी रचना है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो मैला आंचल किसकी रचना है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग जानते होंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु ये किसकी, यानी कि मैला आंचल किसके द्वारा लिखित रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित रचना है। तो जो लोग भी ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चार अनुच्छेद आपके सामने हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 17 में, तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में कहा गया है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, आप लोग कहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 आपका क्या कहता है, यह आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानेंगे कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर किया गया है। अनुच्छेद 21 में किया गया है, ना कि राज्य की परिभाषा का जिक्र अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहां पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो वियना में, जेनेवा में, बगदाद में या आदिस अबाबा में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, वियना में स्थित है। यानी कि इसका हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का, तो वियना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहराम शाह या क्यूमर्स। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का, बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है बताइए। देखिए आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, बात करें अगर गुलाम वंश की तो इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन इसके अंतिम शासक की बात करें, आखिरी शासक की बात करें, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1287 से लेकर 1290 तक क्यूमर्स का शासनकाल था, जो कि गुलाम वंश का आखिरी शासक था, आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि बेदास जनजाति कहां पर पाई जाती है, श्रीलंका में, मलेशिया में, जापान में या साइबेरिया में। तो कुछ जनजातियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक जनजाति है जो कि जापान में पाई जाती है, वो कौन सी जनजाति है, आइनू जनजाति है। तो पूछा जाएगा आइनू जनजाति कहां पाई जाती है, जापान में पाई जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सेमांग जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो मलेशिया में साथियों सेमांग जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा अगर साइबेरिया की बात करें तो ततीर जनजाति कहां पर पाई जाती है, ततीर जनजातियां पाई जाती है साइबेरिया में, आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, बेदास जनजाति कहां पाई जाती है, तो बेदास जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में। देखिए एक प्रश्न से साथियों 4 प्रश्न यहां पर आपके तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए यह मात्र 30 प्रश्नों की क्लास नहीं है। इस 30 प्रश्नों के क्लास से आपके 60 से 70 या 80 प्रश्न बन जाते हैं। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में बताने की कोशिश कीजिए किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो आप सभी लोग जानते होंगे, आपसे पूछा जाएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में तो भाई लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछेंगे साइट्रिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, लखनऊ में, बरेली में, कानपुर में, आगरा में। देखिए आपसे पूछा जाए छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है, तो आप लोग बताओगे लखनऊ में स्थित है। लेकिन यहां पर जो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो बरेली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला प्रश्न देखिए 19वें नंबर का ये प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां था, तो आपका उत्तर भाई क्या हो जाता, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर कलकत्ता हो जाता।
यानी कि शुरू में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पहले कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में क्या कर दिया गया साथियों, कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और गवर्नर साथियों कौन है आरबीआई के, तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकांत दास उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 21 जुलाई को या 1 दिसंबर को, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए। साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपसे पूछा जा सकता है क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसकी की गई थी, रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसने की थी, सीवी रमन ने की थी। तो 28 फरवरी को की थी, इसीलिए ही तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो सीवी रमन ने की थी। आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई, सीवी रमन को। आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 8 राज्य, 9, 7 या 6, तो यहां पर भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लग रहा है, इस बात की सूचना उसे कितने दिन पहले दी जाती है, 6 माह, 14 दिन या आपका 1 माह या 1 वर्ष। सबसे पहला जो आपका प्रश्न बनता है कि जो भारत के राष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग लगाया जाता है, ये प्रक्रिया ली कहां से गई है, कौन से देश से ली गई है, तो अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा। और यहां पर बात करें प्रश्न के उत्तर की, तो साथियों 14 दिन पहले देना आवश्यक है। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, यानी कि उत्तर प्रदेश में पान कहाँ के फेमस है, आपसे पूछा जा रहा है। या पान उत्पादन में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ललितपुर, झांसी, बांदा या महोबा। तो आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे, पान के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है वो उत्तर प्रदेश का जिला महोबा है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि कृषि लागत व मूल्य आयोग कहां पर स्थित है, दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में या मुंबई में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल पाई जाती है, चावल, जौ, गेहूं या गन्ना। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्या इसका राइट आंसर है साथियों। तो अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का जवाब जो है वो आप सभी लोग देंगे, कमेंट सेक्शन में आपको देना है भाई। अगला प्रश्न देखिए, 27वें नंबर का ये प्रश्न है कि हाल ही में जो विकसित टर्मिनेटर तकनीक जो है, इसका उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है, चावल में, गेहूं में, जौ में या गन्ने में। यानी कि किस फसल में साथियों टर्मिनेटर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो किसमें किया जाता है साथियों, चावल में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि खेरा रोग कहां पर हो जाता है, तो खेरा रोग साथियों चावल में ही होता है। अच्छा, खेरा रोग चावल में होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से हो जाता है ये रोग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चावल में खेरा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहां पर हुई है, हैदराबाद में, लखनऊ में, जयपुर में या मुंबई में। बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है साथियों, तेलंगाना में स्थित है। यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। कपास को, सरसों को, जौ को या मटर को, बताइए। चलिए, तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। तो
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है, तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। कपास की अगर हम लोग बात करें, कपास कैसी फसल है, तो ये एक नकदी फसल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है आपसे पूछे तो गुजरात आपको बताना है। ठीक है साथियों, चलिए तो ये प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपका क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि उस राज्य का नाम बताइए जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर जिक्र आया है राज्यों का, तो जब जब राज्यों का जिक्र आता है मुझे उनसे संबंधित योजनाएं याद आ जाती हैं। जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजना शुरू की गई है 2022 में, तो बाल श्रमिक विद्या योजना कहां पर शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना कहां शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश में ही शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो अंकुर योजना कहां शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। रोजगार सेतु योजना कहां शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना कहां पर शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं साथियों पश्चिम बंगाल के बारे में। तो अगर पूछे पथश्री योजना कहां शुरू की गई है, तो पश्चिम बंगाल में पथश्री योजना शुरू की गई है। मां की रसोई योजना कहां पर शुरू की गई है, तो मां की रसोई योजना भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें साथियों इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो भारत का सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।